नवानगर गांव में गंगा ने कुछ दिन पहले अपने बेटे का ब्याह धानी से किया था, लेकिन चंद दिनों बाद एक दुखद दुर्घटना में किशोर मौत का कौर हो गया। इस घटना ने गरीब गंगा को भीतर तक झकझोर कर रख दिया और गंगा शोक के सागर में समा गई, जिसे देख आंखों में आंसू लिए विधवा बहू डहकती हुई बोलती है, हे भगवान, ये कैसी दूभर दुविधा है। मुझ सुहागन को अभागन बनाकर तेरा जी नहीं भरा, जो तू मेरे सर से सास का साया भी छीनने पर तुला है। अरे अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी छूटी नहीं थी कि तूने मेरी मांग की लाली चुरा ली। आखिर क्यों भगवान? ऐसा कहते हुए धानी फपक फपक कर रोने लगती है, मानो चकोर चांद के बिरह में बिलख रहा हो। अपने दुख को बिसार कर वो विधवा बहू बिहान होने की बाट जोहती है। घर की माली हालत बद से बदतर हो रही है। माँ जी की दवा दारू का खर्च और पेट की आग बुझाने के लिए अब मुझको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ईश्वर पर आस लगाकर धानी काम की खोज में हर घर का किवाड़ खटखटाती हुई मीलों दूर रिहायशी इलाकों में पहुंच आती है, जहां उसे 2 घरों में सफाई और बर्तन का काम मिल जाता है। घर की जरूरत देखकर वो कम पगार में काम करती है और सूरज डूबता देखकर विधवा बहू पांव बढ़ाते हुए गांव की ओर अग्रसर हो जाती है। अंधेरा घिरने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। ऋचा और माँ जी घर पर अकेली होंगी। जैसे ही धानी घर में घुसती है, उसकी नकचड़ी ननद ताने बाने की बौछार करते हुए कहती है, आ गई महारानी। एक भोर की गायब हुई, अंधेरा घिरने पर घर याद आया। ना जाने कहां से गुलछर्रे उड़ाकर आ रही है। ननद के कड़वे बोल सुनकर उस विधवा बहू की उदास आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। भगवान के लिए अपनी विधवा भाभी पर ऐसा लांछन न लगाओ ऋचा। मैं अपने स्वर्गवासी सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं काम करने गई थी। बंद करो ये सती सावित्री का ढोंग। अगर तुम गंगा में भी खड़ी होकर कहोगी ना, तो भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा। तुम्हारे कदम घर में पड़ते ही मेरा हंसता खेलता परिवार छिन्न भिन्न हो गया। तुम मेरे घर की खुशियां खा गई। घमंडी ननद अपनी विधवा भाभी पर भरपूर भड़ास निकालकर कमरे में चली जाती है और धानी धरती पर औंधे मुंह बैठकर कहती है, तुमने अपनी भाभी को समझने में बड़ी भूल कर दी है मेरी प्यारी ननद। मगर मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मेरे ननद के मन में बसी नफरत प्यार की छवि में उभरेगी। समय बीतता है। विधवा बहू हर एक भोर घरेलू जिम्मेदारियों को निभाकर भूखे प्यासे काम के खातिर निकल जाती है। बावजूद इसके ननद के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता। एक रोज गांव में रहने वाली निम्मो धानी को टोकते हुए कहती है, अरे रे रे धानी, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ भागी जा रही है? बस घर जा रही हूँ निम्मो बहन। माँ जी को दवा देने का समय हो चला है। अरे रे रे बावरी, भरी जवानी में विधवा हो गई, फिर काहे को ये घिसे पिटे रिश्ते में बंध कर अपनी जवानी जाया कर रही है। दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेती? निम्मो बहन, आप जानती हैं, एक लड़की का जब ब्याह होता है तो वो 7 फेरे और सिंदूर दान के बाद सिर्फ एक शख्स की बीवी नहीं, बल्कि किसी की बहू, किसी की भाभी बनती है। किशोर के जाने के बाद भी मेरा इस घर से नाता है। अभी इस विधवा बहू के कांधे पर ननद के ब्याह का बोझ जो है। अरे 1 आधे बरस में तेरी ननद भी चली जाएगी। फिर किसके सहारे काटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी? एक अकेली औरत को जिंदगी के मोड़ पर साथ की जरूरत होती है। तब क्या करेगी? तब धानी अपनी सास के चरणों को चारों धाम समझ लेगी। चलती हूँ। ये कहकर धानी चली जाती है, मगर दूर खड़ी ऋचा अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, भाभी मेरे और माँ के खातिर इतनी भलाई भरे शब्द कैसे बटोर सकती है? जरूर इसने मुझे देख लिया होगा, इसीलिए ननद को दिखाने के लिए नाटक कर रही है। पर अगर भाभी के शब्द झूठे हैं तो फिर मेरी आंखों में आंसू क्यों भरे हैं? ऋचा अपनी भाभी के प्रति बदले भाव को मन के भीतर ही दबा देती है। धानी बिना रुके ऋचा की शादी के लिए पैसे जोड़ती है। भोर की किरण के साथ वो लोगों के घर में काम करती है और भागती हुई ईंटों की भट्टी में आकर भारी मेहनत करती हुई पैसे जोड़ती है। कुछ महीनों बाद अब मेरी ननद के ब्याह के लिए सामान जुड़ गया है। पंडित जी को ऋचा की तस्वीर देने से पहले भाभी होने के नाते अपनी ननद से पूछना मेरी जिम्मेदारी है। ये सोचकर धानी अपनी ननद के पास आती है। ऋचा, तुमसे कुछ बात करनी थी। भीतर आ जाऊं? नहीं, वहीं ठहरो। मैं नहीं चाहती मेरी अपशगुनी भाभी के कदम मेरे कमरे के भीतर पड़े।
बोलो, क्या कहना है? ऋचा, अब तुम सयानी हो गई हो। तुम्हारे भैया के चले जाने के बाद तुम्हारी शादी का भार तुम्हारी भाभी के कंधों पर है। अगर तुम्हारे मन में कोई है तो बता सकती हो। मैं तुम्हारी तरह तुच्ची नहीं। तुम तो मेरे भैया की विधवा होने के आड़ में ना जाने कितनी अटखेलियां करती हो। ठीक है, फिर तुम्हारी तस्वीर पंडित जी को दे देती हूँ। धानी अपनी ननद की शादी के लिए पंडित को तस्वीर देकर कहती है, पंडित जी, मेरी ननद के लिए नेक और रईस रिश्ते बताइए। मगर धानी बेटी, रईस घर में बेटी ब्याने के लिए बहु तेरा दान दहेज कहाँ से लाएगी? पंडित जी, चाहे मुझ विधवा बहू का बाल बाल कर्ज के बोझ में क्यों ना बिक जाए, मैं मेरी ऋचा की शादी रईस खानदान में करूंगी। भगवान तेरे जैसी भाभी सभी को दे धानी। 2 दिन के बाद पंडित जी के द्वारा दुलारी अपने बेटे प्रेम के साथ विधवा बहू के घर पधारती है। आइए माँ जी, विराजिए, मैं ऋचा को लाती हूँ। हाथों में चाय नाश्ता लिए ऋचा वहाँ आती है। कुछ देर बाद, देखो बेटी, लड़की तो मुझे पसंद है, मगर दान दहेज में 2 लाख नगद, एक 4 चक्के की गाड़ी और बारातियों का बेहतर स्वागत सत्कार का भार उठा सकोगी तो ही हामी करना। ऋचा की आंखों में प्रेम के लिए उठी चमक देखकर धानी शादी के लिए हामी भर देती है और दिन रात मेहनत करके दहेज का दाम बटोरने में भिड़ जाती है। देखते ही देखते शादी की रस्में दस्तक देती है, जिसे देखकर गांव देहात की औरतें उसके घर आती हैं और निम्मो कहती है, अरे धानी, वहाँ क्यों खड़ी है? आगे बढ़कर अपनी ननद को हल्दी लगा। जैसे ही धानी हल्दी लगाने बढ़ती है, अकड़ू ऋचा उसे रोकते हुए कहती है, एक विधवा को शादी और सुहाग की चीजों को नहीं छूना चाहिए, समझी? तुम मुझे हल्दी नहीं लगा सकती, चली जाओ यहाँ से। घमंड में चूर ननद अपनी भाभी को सभी सुहागिनों के सामने नीचा दिखाती है, जिसके बाद धानी भीगी आंखें लिए भागती हुई सदमे में पड़ी अपनी सास के पास आकर रोते हुए कहती है, माँ जी, मैं क्या करूँ? लाख कोशिश करने के बाद मैं अपनी ननद के दिल में जगह नहीं बना सकी। कहीं ये लाचारी मुझे ले ना डूबे। अपनी बेवा बहू के हियाव को टूटकर बिखरता देख मानो गंगा के मुर्दे शरीर में जान पड़ जाती है और वो अपने पांव पर दृढ़ खड़ी हो जाती है। उस रात सभी के जाने के बाद गंगा कहती है, ऋचा, शर्म आनी चाहिए तुझे। एक ननद होकर अपनी भाभी को नीचा दिखाते तेरे शब्द साथ कैसे दे गए? अच्छा, तो बस विधवा ने अपनी मथराई से हम माँ बेटी के बीच भी जहर घोल दिया। जहर नहीं, जिसने निज दिन ननद के जहर भरे बोल के घूंट पिए है। जानती है एक औरत के दिल पर क्या गुजरती है जब भरी जवानी में उसके शरीर को सफेद साड़ी का दीमक लग जाता है। ये चाहती तो पति के मौत के बाद ये नाते पीछे पछाड़ कर इस दहलीज को पार कर जाती, मगर इसने ननद का घर बसाने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। गंगा की फटकार ऋचा को सही पैमाने पर खड़ा करती है। उस पल छिन ऋचा की आंखों में भरे आंसू डबडबा जाते हैं और वो कहती है, भाभी, अपनी ननद की नादानी को भुला दो। मेरी भूल माफी के काबिल नहीं। मैंने आपके बेदाग दामन पर दोष लगाया, कभी मीठे मुंह आपसे बात नहीं की, और जब भटक भी खुली तो तब जब ये ननद भाभी से बिछड़ रही है। ऋचा, ननद भाभी के रिश्ते में नोकझोंक होती रहती है। आज मुझ विधवा बहू का परिवार पूरा हो गया। 2 दिन बाद शादी की तारीख आती है। धानी धूमधाम के साथ अपनी ननद को शादी भले परिवार में करके भाभी का